ये सत्य घटना पर आधारित है। मैं क्लीन शेव रहा करता था और हम 10 भाई बहन हैं। 9 की शादी हो चुकी है, मेरी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि मैं क्लीन शेव रहता था। कोई ससुर आता ही नहीं था। अच्छा, मैं भाग भी नहीं सकता था। अगर मैं लड़की होता तो किसी के साथ भाग ही जाता। मैं भाग भी नहीं सकता था, जहाँ माँ बाप बांधते वहीं बंधना था। कोई ससुर आता ही नहीं था। एक आया, उसने देखा हमको, वापस चल दिया। पिताजी ने कहा आप क्यों वापस जा रहे हैं भाई? बोला इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा है। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने पूरी दाढ़ी रख ली। दूसरा आया, वो भी वापस जाने लगा। पिताजी ने कहा आप क्यों जा रहे हैं? बोले इससे कौन शादी करेगा, ये तो गुंडा है। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया, लेकिन फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया। एक दिन कवि सम्मेलन था, मुकुल महान जी, अधीर जी, कुमार मनोज हमारे घर दोपहर के खाने पे बैठे हुए थे। पिताजी मुँह लटकाए बैठे, तो अधीर जी ने पूछा भाई साहब क्या बात, आप इतना दुखी क्यों हैं? तो पिताजी ने कहा कि अधीर जी, किसी तरह सर्वेश की भी शादी हो जाती तो हम गंगा नहा लेते। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर भारत में जब कोई अच्छा या बुरा काम कंप्लीट होता है तो गंगा नहाई जाती है। हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं कि बुरा काम। मुकुल भाई चुपचाप बैठे रहे, किताब पढ़ रहे थे। कुमार मनोज बोले कि चाचा जी ऐसा करो, सर्वेश भैया का एक शादी का विज्ञापन निकलवा दो अखबार में, हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। तो मेरा विज्ञापन निकलवाया गया, सारी जिम्मेदारी इन्हीं पे जाती है। तो मेरा विज्ञापन निकलवाया गया, उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से 82 साल छप। अब हम निश्चिंत हो गए कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी, कुंवारा ही रहना पड़ेगा। चूँकि अटल जी के शहर लखनऊ का हूँ, इसलिए हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन मेरे लिए प्रपोजल्स आए, 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने अपने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। हमने मन ही मन उनसे पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया है कि अपने लिए निकलवाया? बस उसी से कविता बनी थी। ये कविता मैं अधीर जी को समर्पित करता हूँ। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में, 15 साल पुरानी घटना है, शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। इसीलिए मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया मुकुल भाई, इसीलिए मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, निविदा यानी टेंडर नोटिस। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है। धीरे धीरे आप अपनी मुस्कान बढ़ाइएगा, धीरे धीरे मुस्कान का लेवल ठहाके तक ले चलिएगा। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है, एक में था माल कितना पुराना। भाई जो खरीदते हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं ना, निविदा में यही होता है, टेंडर नोटिस में। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहाँ है जैसा है वहीं से उठाना है। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहाँ है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। तीसरा पूछ रहा था, और चौथी लाइन पे आपकी तालियां यूं उठें कि मज़ा आ जाए। चौथी लाइन पे तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली मिली। भाई थोड़ा तो सुधार किया ना, विकास हुआ, सबका साथ सबका विकास। कहाँ बेचे दे रहे थे, कहाँ किराए पर। अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए।
कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? ध्यान चाहता हूँ आप सबका, अब असली कविता शुरू होना चाहती। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप, आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा। मैं आपकी संवेदनाओं पर दस्तक देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आपको मुंह मांगी रकम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम 1-2 साल के लिए किराए पर अवश्य दूंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। थोड़ा आप लोग और गहरे उतरिए अपनी संवेदना के लेवल पर कि आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले 1-2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन कन्या को सुहाग तो मिल जाएगा। भले 1-2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। और मेरी समझदार बेटी, मैं सबका आह्वान करना चाहता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं इसको, मैं एक समस्या की तरफ इंगित कर रहा हूं और आपको शामिल करना चाहता हूं। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी और आपका इशारा पाते ही स्टोव से जलकर मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं। अगर पंक्तियों से आप सहमत होइएगा तो ज़ोरदार तालियां बजाकर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे। और गरीब माँ बाप की बेटियाँ इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। कविता समापन की तरफ चल रही है। और गरीब माँ बाप की बेटियाँ इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द स्टोव से जलकर मरती रहती हैं। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता दिख रहा हूँ, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।